हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द लर्निंग लैब पर, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल मेंस 2026 के पेपर के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसके अंतर्गत आज हम पारिस्थितिकी और खाद्य श्रृंखला से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमारे चैनल पर पर्यावरण और सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित एक वीडियो ऑलरेडी उपलब्ध है, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके। इससे संबंधित आपके 4 से 5 वीडियो और आएंगे, जिसमें आपके 5 नंबर का जो टोटल पर्यावरण है वो उन सबको हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। आपसे सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमें कोई भी सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं। जो भी बच्चे आप प्रैक्टिस करते हो कि आपके 60 आउट ऑफ में से कितने क्वेश्चन सही हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। तो चलिए देखते हैं आज के सेकेंड टॉपिक का पहला क्वेश्चन। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंध का अध्ययन है। जीव और वातावरण, मृदा और जल, मनुष्य और वन, पति और पत्नी, और फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ध्यान से यहाँ पर रीड करना है आपको। जो आपकी पारिस्थितिकी है वो किन के मध्य संबंधों का अध्ययन है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जीव और वातावरण के बीच का जो पारस्परिक संबंध होता है उनका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, पारिस्थितिकी के अंतर्गत करते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? जी टेलर, ई एटिंगटन, डी आर स्टुडर्ट, या फिर टांसले, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो आपकी पारिस्थितिकी तंत्र होता है, इकोलॉजी सिस्टम होता है, उसकी संकल्पना सबसे पहले किसके द्वारा आपकी प्रस्तावित की गई है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जी टांसले के द्वारा इसकी सबसे पहले अपनी प्रस्तावना, या कह सकते हैं कि प्रस्तावित किया गया है। अब हम बात करते हैं इनके द्वारा कब प्रस्तावित किया गया था। ये जो आपका शब्द है पारिस्थितिकी तंत्र, उन्होंने ये प्रस्तावित किया था 1935 ईस्वी में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में क्या सही नहीं है? देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है आपको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन में बोला गया है कि आपका जो पारिस्थितिकी तंत्र दे रखा है उसके विषय में कौन सा कथन आपका सही नहीं है। देखिए, एक एक करके हम सभी कथनों को यहाँ पर रीड करते हैं। यह एक अजैविक और जैविक दोनों संगठनों से युक्त होता है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। यह एक बंद तंत्र होता है। यह प्राकृतिक संसाधन का तंत्र होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा, यह एक बंद तंत्र होता है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या बोला गया है आपसे। देखिए, क्वेश्चन में बोला गया था कि कौन सा आपका कथन गलत है। तो यह है आपका अजैविक और जैविक दोनों का संगठन युक्त होता है, बिल्कुल ठीक है। इसकी स्वयं की उत्पादकता होती है, बिल्कुल ठीक है। यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, सही है। यह एक बंद तंत्र ना होकर क्या होता है, आपका खुला हुआ तंत्र होता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। किन 4 घटकों द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है? देखिए, यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। यहाँ पे सीधे सीधे बोला गया है कि जो 4 घटक होते हैं जिससे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है वो कौन कौन से हैं? जल, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, मृदा, तापमान, आर्द्रता, वर्षा, अजैविक पदार्थ, उत्पादक, उपभोक्ता, वियोजक, सहकारी, मांसाहारी, जीवाणु, परजीवी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका आने के 100% चांस होंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। वे कौन कौन से 4 आपके क्या होते हैं, घटक होते हैं, जिनमें आपका अजैविक पदार्थ आएगा, उत्पादक आएगा, उपभोक्ता आएगा और वियोजक होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? जलमंडल, स्थलमंडल, जीवोम, जैवमंडल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, क्वेश्चन को आपको ध्यान से रीड करना है। पृथ्वी का सर्वाधिक
बृहद पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पूछा गया कि सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जलमंडल आपका पृथ्वी का सबसे बड़ा बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है। क्यों तंत्र ऐसा है, तो देखो आप सभी को पता है कि जैसा कि ये आपकी पृथ्वी है तो उसकी लगभग 71% हिस्से पर क्या है, आपका वाटर है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1। जहाँ जीव रहता है उसे सटीक जगह को क्या कहते हैं, आवास, पारितंत्र, निकेत, बायोम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक आपका छोटा सा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन जहाँ पर जीव रहता है उस जगह को क्या कहते हैं, वो जगह आपसे पूछी गई है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, उसे हम आवास कहते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति होता है, पशु होता है, पक्षी होते हैं, वो सब के सब कहाँ रहते हैं, अपने आवास में रहते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है, तालाब, वन, खेत, नदी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, इम्पोर्टेंट है, पहले ये आ चुका है और इस प्रकार के क्वेश्चन ही यूपी SSS पूछती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, ये आपका खेत होगा जो कि कृत्रिम पारितंत्र है। अब देखिए यहाँ पे कृत्रिम पारितंत्र का मतलब होता है आर्टिफिशियल, मतलब जो आप व्यक्ति के द्वारा बनाया जाता है उसे आप आर्टिफिशियल कहते हैं। इकोसिस्टम होगा। अब इकोसिस्टम वो आपके 2 टाइप्स के होते हैं, तो ये तो चीज़ें आपको पता चल गई ऑलरेडी। एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है आपका आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम, जो कि आप मानव के द्वारा निर्मित किया होता है। अब नेचुरल में तो आपको पता है कि नदी तालाब वगैरह आएंगे, जो भी आपकी नदी है, तालाब है, आपका समुद्र वगैरह। लेकिन जो खेत होता है वो मानव के द्वारा बनाया जाता है। तो यही पूछा गया था कि कौन सा कृत्रिम आपका पारितंत्र है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल फैला हुआ है, मरुस्थलीय, पर्वतीय, घास के मैदान, समुद्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र है जो पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल फैला हुआ है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, वो है आपका समुद्र। क्योंकि आप सभी को जैसा कि पता है कि आपका 71% पर आपका वाटर है आपकी अर्थ पर, तो वही सबसे आपका बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र होगा। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, महासागर, वर्ण, मरुस्थलीय या फिर पर्वत या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को फिर से रीड कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, स्थिर का मतलब परमानेंटली कोई भी उसमें चेंजेस नहीं होते हैं मोस्टली। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, महासागर आपका सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने की मदद नहीं करता, वनों को काटना, वर्षा जल का प्रबंधन, वनरोपण, जैव मंडल भंडार या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, वनों का काटना। देखिए जब आप वन काट रहे हैं तो ये आपका संतुलन बनाने में हेल्पफुल नहीं होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसे हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। इंग्लिश में अगर कोई प्रॉब्लम है या हिंदी में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर कुछ शब्दों को इंग्लिश में भी आप लिखा दीजिए करिए। तो ध्यान रखिएगा, वनों का काटना, डिफॉरेस्टेशन करना आपका कभी भी हेल्पफुल नहीं होगा, ये आपके पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचाता है, ये चीज़ याद रखेंगे। जबकि वर्षा जल का प्रबंधन करना आपका एक अच्छा फैक्ट है और यहाँ पे फॉरेस्टेशन करना है, जैव मंडल भंडार करना है, ये तीनों ही हेल्पफुल होते हैं। लेकिन वनों का काटना आपका हेल्पफुल नहीं होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जैसे पर्यावरण समर्थ कर सकता है क्या कहलाती है, जनसंख्या, वहन क्षमता, जैव द्रव्यमान का पिरामिड या उपरोक्त में से कोई नहीं। कुल मिला के क्वेश्चन में पूछा क्या गया, दोबारा से पढ़ लीजिए।
किसी निश्चित क्षेत्र में, देखिए कोई एक निश्चित क्षेत्र जहाँ पर प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थ कर सकता है क्या कहलाती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2 वहन क्षमता। मतलब क्या हुआ? तो देखिए मतलब ये हुआ कि कोई आपका एक क्षेत्र है, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये कोई आपका क्या है, एक क्षेत्र है जहाँ पर आपके नंबर ऑफ एनिमल्स के एक लिमिट होगी कि कितने मैक्सिमम यहाँ पे रह सकते हैं। ये चीज़ आपकी देखी जाती है कि मैक्सिमम यहाँ पे कितने लिव कर सकते हैं, रह सकते हैं, उनकी जो लिमिट होगी उसे हम क्या कहते हैं? वहन क्षमता कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, एक घास क्या है? एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें पूछा गया है कि खाद्य श्रृंखला का विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या होता है। तो देखिए इम्पोर्टेंट है, आपके खाद्य श्रृंखला से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। घास टिड्डा मेंढक सर्प, घास टिड्डा सर्प मेंढक, टिड्डा मेंढक घास, सर्प टिड्डा सर्प मेंढक घास, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब जब आपके खाद्य श्रृंखला से क्वेश्चन आते हैं तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन 100% बनेंगे ही बनेंगे। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है उस पर आप बात करते हैं। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि जो आपका खाद्य श्रृंखला है उसका सही क्रम आपका क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे घास से रिलेटेड है, तो आपको पता है कि घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेंढक खाता है और मेंढक को क्या खाता है? आपका सर्प खाता है। तो यही आपका सही क्रम क्या होगा? बिल्कुल सही क्रम ये होगा। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? देखिए यहाँ पर बात की जा रही है कि ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से एक प्रॉपर खाद्य श्रृंखला का निर्माण कौन करता है? घास गेहूँ आम, घास बकरा आदमी, बकरा कौआ हाथी, घास मछली बकरा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि आपकी घास को बकरा खा जाएगा और बकरे को कौन खा जाएगा? आदमी खा जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पादप क्या होते हैं? प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, अपघटक, या फिर इनमें से कोई नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका ध्यान रखिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में पूछा गया है कि जो आपके ग्रीन प्लांट होते हैं क्या होते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि ग्रीन प्लांट पे क्या माने जाते हैं? प्रोड्यूसर माने जाते हैं। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है और 100% आपके क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे ही बनेंगे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके हरे पादप क्या कहलाते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सर, प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं। ये चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि प्राथमिक उत्पादक क्यों कहलाते हैं? डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्टली जितने भी एनिमल्स वगैरह होते हैं वो इन्हीं पर आपके डिपेंड करते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवित संगठक नहीं है? वायु, जीवाणु, वनस्पति, जानवर, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवित संगठक नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो आपकी एयर होती है, वायु होती है, वो आपकी नॉन लिविंग है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका 1। खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है? एक निर्माता, एक उपभोक्ता, एक द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पर आपसे बोला गया है कि सर जो आपका खाद्य श्रृंखला होती है मानव क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता। अभी ऐसा क्यों सर, हम दोनों ही चीज़ों में कंडीशन में केस क्यों लेते हैं? तो देखिए प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? मान के चलिए कि आपके प्रोड्यूसर प्लांट हैं। अब प्लांट को कौन खाता है? प्लांट को आपका जो एनिमल है वो इन्हें खाता है, या फिर कह सकते हैं कि बकरा बकरी वगैरह जो भी है वो खा सकते हैं, या फिर कोई भी आपका मानव भी इसको खा सकता है। मतलब अब मानव कैसे खा सकता है सर? तो जो आपका वेजिटेरियन होगा, शाकाहारी व्यक्ति होगा,
वो इसको आपको डायरेक्टली खा सकता है। लेकिन बकरे को कौन खा सकता है? जो व्यक्ति मांसाहारी होगा वो बकरे को खा सकता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो जो व्यक्ति होता है, ह्यूमन पर्सन होता है, यहाँ पर तो ये आपका सेकंड उपभोक्ता है, जबकि यहाँ पर आपका प्रथम उपभोक्ता है। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं फाइटोप्लैंक्टन, समुद्री अपपत्रण, समुद्री आवृतबीजी, जलीय ब्रेवोफाइट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 1। मुख्य प्राथमिक उत्पादक क्या होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, क्या कोई बता सकता है? तो देखिए ध्यान से समझिए, ये आपके समुद्र में जनरेट करते हैं। इनको हम फूड ऑफ फिशेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फूड ऑफ फिशेस भी कहते हैं। जहाँ पर ये पाए जाते हैं वहाँ पर आपकी जो फिशेस होती हैं उनकी संख्या, नंबर ऑफ संख्या में अधिक पाई जाती हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित तंत्र के जैविक घटकों में से कौन सा उत्पादक घटक है? गाय, बाघ, मोर, हरे पौधे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे आपसे बोला गया है कि कौन से जैविक घटकों में से उत्पादक घटक है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4। हरे पौधे आपके क्या हैं? उत्पादक आपके घटक है, क्योंकि ये क्या है? आपके प्रोड्यूसर है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो प्रोड्यूसर को ही हम क्या कहते हैं? उत्पादक घटक मानते हैं। जैसे कुछ चीज़ों को इनकी सीरीज समझ लीजिए, पारिस्थितिकी तंत्र से इम्पोर्टेंट है आपकी। जैसे आपके ग्रीन प्लांट हैं, जो भी आपके ग्रीन प्लांट है वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं प्रोड्यूसर, या फिर कह सकते हैं कि उत्पादक। अब देखिए ध्यान रखना है कि ग्रीन प्लांट को कौन खाता है? ग्रीन प्लांट को खाती है आपकी बकरी। जो भी आपके शाकाहारी लोग होते हैं इनको हम खा जाते हैं। यानी शाकाहारी जो भी व्यक्ति होगा या फिर पर्सन होगा उसे हम क्या कहेंगे? तो बकरी क्या कहलाएगी? बकरी कहलाएगी सर आपकी प्रथम उपभोक्ता। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। बकरी को कोई भी व्यक्ति खा सकता है, मांसाहारी व्यक्ति खा सकता है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। या फिर मान के चलिए कि कोई शेर वगैरह है वही खा गया, तो वो कहलाता है आपका सेकंड उपभोक्ता, यानी द्वितीय उपभोक्ता का रोल होता है यहाँ पर, सेकंड स्टेप पूरा होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इनको भी कौन खाते हैं? जो आपके छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो खा जाते हैं, कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। या आप कह सकते हैं कि अपघटक सर इनको विचित्रित कर देते हैं, तो अपघटक को ही हम तृतीय उपभोक्ता कहते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे, ध्यान रखिए कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय उपभोक्ता कौन होते हैं। तो इस प्रकार सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए प्राथमिक उपभोक्ता नहीं कहला के प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं शाकाहारी जंतु, सर्वभक्षी जंतु, मांसाहारी जंतु, हरित पादप, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रथम जो आपका पोषक स्तर होता है उसके अंतर्गत आपके कौन आते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपको आइडेंटिफाई करना है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर आपका क्या? 4। हरे पादप आपके प्रथम पोषक स्तर माने जाते हैं। इम्पोर्टेंट है, प्रथम क्यों माने जाते हैं? क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। जैविक और अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करते हैं परजीवी, वियोजक, उत्पादक, उपभोक्ता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बनते हैं, ध्यान रखना है। क्या कह रहा है यहाँ पे? देखिए यहाँ पे जो शब्द बिचौलिया शब्द आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके जो जैविक और अजैविक घटक होते हैं उनके मध्य बिचौलिया का कार्य कौन करता है। तो सही आंसर क्या होगा इसका आपको अपने आप देखना है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है कि इसमें 2 आंसर आपको मिल जाए, बी और सी।
तो यहाँ पर हम जो आंसर मान के चलते हैं वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, वियोजक कहते हैं हम उनको। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मैचिंग दे रखी है उनमें से आपका कौन सा सही सुमेलित है। एक एक करके हम देख लेते हैं। पर्वत, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र, अजैविक अवयव, जीवाणु, हरे पौधे, पारिस्थितिकी तंत्र, वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आपका बिल्कुल करेक्ट है, जिसको हमें मैचिंग करनी थी यहाँ पर, वो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र। क्योंकि हरे पौधों से पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है, जबकि पर्वत सर्वाधिक स्थायी तंत्र ना होकर क्या है आपका समुद्र होता है, यानी जो आपका वाटर बॉडीज है वो है। वहीं अजैविक आपका क्या देखिए इसमें जान होती है, तो ये नहीं होगा। वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग का कोई भी रीज़न नहीं है इसका। सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर 3। पोषक स्तर बनते हैं केवल मांसाहारी जंतुओं में, केवल पौधों में, केवल जंतुओं में, खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने में, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि जो पोषक स्तर के टर्म में बोला गया है कि कौन सा पोषक स्तर कहाँ पर आपका बनता है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, जो पोषक स्तर होता है खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से बनता है। अब देखिए पोषक स्तर कैसे बनते हैं उनको भी हम समझ लेते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर पोषक स्तर से क्वेश्चन आपका आना ही आना है, तो चीज़ों को एक एक करके हम देख लेते हैं। तो देखिए पहला जो पोषक स्तर होता है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ की हम बात कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर प्रथम है, यहाँ पर आपका सेकंड है, यहाँ पर आपका थर्ड, और यहाँ पर आपका फोर्थ। तो यहाँ पर क्या होते हैं, जो प्रथम उपभोक्ता होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं। क्या होते हैं आपके? प्रोड्यूसर होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अर्थात जो ग्रीन प्लांट्स वगैरह होते हैं स्वपोषी होते हैं, अपना खाना स्वयं बनाते हैं, उनको हम प्रथम में कंसीडर करते हैं। वहीं दूसरे स्तर में करते हैं प्राथमिक उपभोक्ता को। क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता को हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। अर्थात जो भी व्यक्ति शाकाहारी है वो इसके अंतर्गत आपका मेंशन किया जाता है। वहीं यहाँ पर आपके द्वितीय उपभोक्ता का वर्णन किया जाता है, सेकंड वाले व्यक्ति का। तो यहाँ पर जो व्यक्ति मांसाहारी होता है उसको मैंडेटरी किया जाता है, जबकि यहाँ पर आपके क्या है तृतीय उपभोक्ता कहा जाता है। तृतीय उपभोक्ता में आपके मांसाहारी व्यक्ति को भी कहा जाता है, और एनिमल जो भी आपके होते हैं, यानी जो व्यक्ति होता है, ह्यूमन होता है, वो आपका तृतीय में ही आता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, सीधा, हमेशा उल्टा, सीधा और उल्टा, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है आपका जो आपके पारिस्थितिकी में ऊर्जा का पिरामिड होता है। ध्यान रखिएगा, पिरामिड से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का जो ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा कैसा रहेगा? हमेशा ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ये सीधा ही रहेगा। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। पिरामिड की बात की गई है, किस तरह का पिरामिड बनता है ऊर्जा के केस में? तो पिरामिड आपका इस तरह का बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा ऊर्जा का पिरामिड। ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है ऊर्जा का पिरामिड। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। अब ऐसा क्यों है सर, ऐसा क्यों बनेगा? तो देखिए ध्यान से समझना है आपको। मान के चलिए कि प्रथम स्तर पर आपकी 100 या फिर 1000 kg आपकी क्या है एनर्जी है यहाँ पर, लेकिन ये सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगी? सेकंड स्टेप में आपकी 10% कम हो जाएगी, 100 बचेगी। उसके सेकंड में जाएगी तो 10 बचेगी, उसके में 1 एंड दूसरा 10। तो आपको पता है कि जब आपकी एनर्जी लेवल कम होती जा रही है प्राथमिक स्तर से सेकंड स्टेप पर जाते जाते, तो ये इस तरह का पिरामिड बनता है, हमेशा सीधा बनेगा। इसे हम 10% रूल भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा एनर्जी के केस में। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है, शाकाहारी को, मांसाहारी को, सर्वाहारी को, अपघटक को, या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो जैसा कि आपको पता है कि जो उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होगा, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। अब इस केस में आपको चीज़ें लर्न होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3, सर्वाहारी व्यक्ति को पोषण स्तर सबसे उच्च होगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका 3। जीव भार का प्रमाण किस स्थिति की तंत्र में उलट जाता है, वन, घास स्थल, तालाब, शुष्क स्थल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो जीव भार होता है, जीव भार का पिरामिड होता है, किस स्थिति के तंत्र में ये आपका उलट जाता है, अर्थात आपका उल्टा बनता है। तो ये सही आंसर है, ऑप्शन नंबर आपका होगा 3, तालाब की स्थिति में ये आपका उलट जाता है, अर्थात तालाब की स्थिति में आपका जो पिरामिड है वो इस तरह का बनता है। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है, समुद्र, वन, घास का मैदान, टुंड्रा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब बायोमास की बात की जाती है तो ये आपका चीज़ें उलट जाता है, किसमें, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सर ये समुद्र के केस में क्या हो जाता है, उलट जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, भू रासायनिक चक्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र की बात की जा रही है कि तत्वों के चक्रण को आपका क्या कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चिपको आंदोलन संबंधित है, पादप संरक्षण, बाघ परियोजना, पादप परियोजना, घड़ियाल परियोजना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कई बार ये आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। चिपका आंदोलन का जो संबंध है वो है आपका पादप संरक्षण से। मतलब क्या हुआ इस बात का, जो आपके प्लांट कंजर्वेशन से इसका संदर्भ है, ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। अब इसकी थोड़ी सी हम पृष्ठभूमि समझ लेते हैं कि क्या इस आंदोलन की पृष्ठभूमि है, किनके द्वारा चलाया गया था, कब चलाया गया था। तो ध्यान रखिएगा ये चिपको जो आंदोलन हुआ है वो उत्तराखंड में हुआ था। कहाँ पर हुआ था आपका, उत्तराखंड में आपका हुआ था। कहाँ वो हुआ था, तो 1970 के दशक में हुआ था। डिकेड आप याद कर लेंगे। वहाँ पर क्या करना है, सरकार ने आदेश दिया था वहाँ के पेड़ पौधों को काटने के लिए। तो वहाँ की जो महिलाएं थी, महिलाओं के नेतृत्व में किया गया था। महिलाएं क्या हो गई थी, जो महिलाएं थी वो पेड़ पौधों से जाकर चिपक गई थी, पेड़ से क्या हो गई थी, चिपक गई थी कि हम इसको अपना काटने नहीं देंगे। ये चीज़ वहाँ पर की गई थी, इसलिए इस आंदोलन को हम चिपको आंदोलन कहते हैं। चिपको आंदोलन किनके नेतृत्व में किया गया था, ये सही आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो लीडर व्यक्ति कौन था, वो लीडर का नाम आपको लर्न करना है। तो वो लीडर थे आपके सुंदरलाल बहुगुणा। इनको याद करना ही करना है, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, पादप संरक्षण। पारिस्थितिकी पदचाप की माप की इकाई क्या है, भूमंडलीय, हेक्टेयर, नैनोमीटर, क्यूबिक टन, हॉब्स क्यूबिक फुट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक टर्म आया है यहाँ पे, पारिस्थितिकी पदचाप। ध्यान रखना है इसकी माप की इकाई क्या है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, भूमंडलीय हेक्टेयर इसकी क्या होती है, इकाई होती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से वृक्षों का कौन सा पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, बबूल, नीम, यूकेलिप्टस या पीपल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे वृक्षों का पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस क्यों नहीं है, तो ध्यान रखना है, यूकेलिप्टस की जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, वो काफ़ी लंबी लंबी होती हैं। ध्यान रखना है, क्या है, काफ़ी लॉन्ग्स होती हैं। और जो आसपास का वाटर होता है उसे पूरे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे कि आसपास के जो पेड़ पौधे होते हैं
वो नुकसानदायक बन जाते हैं। कह सकते हैं कि उनको सफिशिएंट मात्रा में पानी नहीं मिल पाता है। इसे हम फॉरेस्ट का टेररिस्ट भी कहते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। जंगली आतंकवादी की संज्ञा भी इसको आपको दी जाती है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। स्वच्छ जल समुदाय में लैंगिक आवास का एक उदाहरण है। तालाब और दलदल, तालाब और एवं नदी, झरना एवं नदी, उपरोक्त सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। स्वच्छ जल समुदाय में लैंगिक जो आवास है वो क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। तालाब और दलदल आपके क्या है? लैंगिक के आपके उदाहरण है। अब लैंगिक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं ये चीज़ें याद रखनी है, तो ध्यान रखिएगा। ऐसी वाटर बॉडी जो स्थिर होती है, क्या है? स्टेबल वाटर बॉडीज़, यानी जो आपके स्टेबल वाटर बॉडीज़ होती हैं जिनका पानी एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो नहीं करता है, फ्लो इसके अंतर्गत आपका नहीं होता है, वो वाटर बॉडीज़ कहलाती हैं लैंगिक आवास। जैसे तालाब वगैरह होता है, तालाब आपका लिमिटेड पानी होता है, इसमें कोई भी बहाव नहीं होता है। दलदल जो आपकी भूमि होती है उसमें कोई भी बहाव आपका नहीं होता है। इसी प्रकार से जो आपके जलाशय होते हैं उनके अंतर्गत आपका यही होगा। तालाब भी तालाब हो गया ऑलरेडी, झील भी आपकी यही होगी, क्योंकि इनके अंतर्गत आपके क्या है? लिमिटेड एरिया होता है और इसके अंतर्गत वाटर का फ्लो नहीं होता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ऐसे आवास को हम लैंगिक आवास कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिकी क्षेत्रों के मध्य, यहाँ पर एक शब्द आप यूज कर लिएगा, पारिस्थितिकी क्षेत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, क्या कहलाता है? इकोस्फीयर, इको बाउंड्री, इको ट्वेनिंग या इकोटोन या फिर इनमें से कोई नहीं। कुल मिला के क्वेश्चन में क्या पूछा गया, मैं फिर से बताता हूँ। वह क्षेत्र जहाँ पर दो पारिस्थितिकी क्षेत्रों के मध्य सीमा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, क्या कहलाता है? मतलब क्या हुआ इस चीज़ का? देखिए, मान के चलिए ये कोई एक क्षेत्र है आपका और दूसरा क्षेत्र आपका क्या है? ये क्षेत्र है आपका। तो यहाँ पर जो कंडीशन आपसे पूछी गई है, कौन से क्षेत्र की पूछी गई है? इस क्षेत्र की पूछी गई है कि सर ये क्षेत्र आपका क्या कहलाता है। तो इस केस में आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4, इकोटोन कहलाता है। मतलब क्या हुआ इस बात का? तो मान के चलिए कि यहाँ पर कोई फील्ड 1 है, यहाँ पर कोई पारिस्थितिकी 1 है और ये फील्ड आपका 2 है। इन दोनों के मध्य ये जो क्षेत्र कहलाता है वो इकोटोन कहलाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तालाब, नदी, दलदल, धंसाऊ क्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्या पूछा गया है? यहाँ पर आपसे पूछा गया लोटिक तालाब। लोटिक तालाब क्या होता है? देखिए, दो तरह के आपके पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण होते हैं, जिनमें से सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 आपका नदी। मतलब क्या हुआ? देखिए, दोनों में अंतर समझ लीजिए, इम्पोर्टेंट है आपका। एक होता है आपका लोटिक और दूसरा होता है आपका लॉन्टिक। तो लोटिक में क्या होता है कि आपका फ्लो कंटिन्यू रहेगा। क्या रहेगा? फ्लो रहेगा। जबकि इसमें वाटर का क्या होता है? फ्लो नहीं होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके अंतर्गत आपकी जो फ्लोइंग वाटर बॉडीज होती हैं, जैसे आपकी नदी है और यहाँ पर आपका आता है तालाब। तो सही आंसर क्या? देखिए, इसमें तालाब में कोई पानी नहीं बहेगा, दलदल में पानी नहीं बहेगा, धंसाऊ क्षेत्र में पानी नहीं बहेगा, पानी बहेगा सिर्फ नदी में। तो सही आंसर हो जाएगा लोटिक का नदी। निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में जन घनत्व प्रवणता को दर्शाता है? इकोलाइन, हेलोक्लाइन, पिक्नोक्लाइन, थर्मोक्लाइन या फिर इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक करके हम बात करते हैं। सभी बच्चों को ध्यान से सुनना है, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही बनेगा। कौन किसी जल निकाय की घनत्व प्रवणता को दर्शाता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है।
सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। जो पिक्नोक्लाइन है आपकी वो जल घनत्व को दर्शाता है। जब अगर मान के चलिए वाटर बॉडीज है उसकी डेंसिटी को दर्शाता है, घनत्व प्रवणता को ये दर्शाता है। लेकिन जब जो चीज़ें अलग अलग दे रखी हैं उनका क्या सर, जो ऑप्शन दे रखे हैं उनको भी समझ लीजिए, क्वेश्चन आपके वहाँ से भी बनते हैं। तो जो आपकी थर्मोक्लाइन है वो आपकी डेप्थ को मेजरमेंट करता है। क्या करता है? आपकी गहराई को मेजरमेंट करता है, डेप्थ को मेजरमेंट करता है, वाटर बॉडी की कितनी गहराई है इसके अंतर्गत। दूसरा हेलोक्लाइन की अगर बात की जाती है तो ये उसके अंतर्गत सॉल्ट को मेजरमेंट करता है कि कोई भी चीज़ नमकीन है या फिर नहीं है और कितनी मात्रा में है। वहीं हम इकोक्लाइन की अगर बात करते हैं कि इकोक्लाइन सर इससे भी संबंधित कुछ चीज़ें हैं तो बिल्कुल है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पूछा गया था घनत्व प्रवणता के बारे में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेजन वन में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अनुमानित उत्पादन कितने प्रतिशत होता है? 20%, 50%, 40%, 70% या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल टोटल ऑक्सीजन का अमेजन वन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अनुमानित उत्पादन कितने प्रतिशत करते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 20%। मतलब क्या हुआ इस बात का वो समझ लीजिए। जो आपके अमेजोन के फॉरेस्ट हैं, ध्यान रखिएगा, अमेजोन के जो फॉरेस्ट हैं आपके, वो पृथ्वी पर उपस्थित 20% ऑक्सीजन को जनरेट करते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। मतलब क्या हुआ, तो मान के चलिए ये आपकी पृथ्वी और उस पर 20% जो ऑक्सीजन उपस्थित होती है, उस 21% का 20% ऑक्सीजन जनरेट करते हैं अमेजोन फॉरेस्ट। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ये कहाँ पर है आपके, तो ये आपके दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, जो कि आपका क्या है, एक महाद्वीप है। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किन वनों को पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा कहा जाता है? कांगो, अमेजन वन, मैक्सिकन वन, यूरोपीय वन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, यहाँ पे बोला गया कि कौन से जो वन है पृथ्वी के ग्रह के फेफड़ा कहलाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अमेजन वन आपके पृथ्वी ग्रह के फेफड़ा कहलाते हैं। अब ये जो अमेजन वन है वो कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखना है, ये आपके दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में आपके स्थित है। ये चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है। लगभग आपका 20% ऑक्सीजन जनरेट करते हैं ऑल ओवर पृथ्वी का। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। पर्यावरण अपकर्ष से आप क्या समझते हैं? देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, बेहद इम्पोर्टेंट है कि पर्यावरण अपकर्ष क्या होता है। पर्यावरण गुना का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकीय भिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिक असंतुलन, उपरोक्त सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो पहले हम एक एक करके हम समझते हैं क्या है। अपकर्ष का मतलब ये होता है कि जो आपका इन्वायरमेंट होता है, आपकी ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसके द्वारा आपके इन्वायरमेंट को क्या होता है, लॉस होता है, नुकसान होता है, उसका इनबैलेंस होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अपकर्ष कहते हैं। अब कौन कौन से देखिए, पर्यावरण गुना का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, यानी निम्नीकरण भी इसी के अंतर्गत आएगा। मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, परिवर्तन नहीं लाना, संतुलन की स्थिति में लाना था। पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन, इनबैलेंस की बात की जा रही है। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अपचय का विचार संबंधित है। पृथक हुए पदार्थ का संग्रह, मौसम में दैनिक परिवर्तन, वह प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, जो अपचय का विचार है संबंधित है वो किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4। क्या कहता है 4 में, कि वह प्रक्रिया जिसमें चट्टानों को सूक्ष्म कणों में ब्रेक किया जाता है। मान के चलिए कोई भी आपका स्टोन है आपका, उसको छोटे छोटे में हमें क्या करना है, ब्रेक्स करना है। तो ऐसी ये नेचुरल एक्टिविटी होती है। क्या है आपकी
नेचुरल एक्टिविटी होती है जिसे हम कहते हैं अपक्षय। निम्नलिखित में से किसी एक संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि इनमें से कुछ दे रखा है जिसका संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से तो बिल्कुल नहीं है। धारणीय विकास, गरीबी कम करना, कागज के तेलों का प्रयोग करना, वातानुकूलन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, गरीबी को कम करना। आपके देखिए इससे आपका पर्यावरण से कोई भी संबंध नहीं है, जबकि धारणीय विकास से पर्यावरण संबंध है। कागज के थैलों का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल पर्यावरण है। वातानुकूलन बिल्कुल पर्यावरण है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर होगा आपका यहाँ पर 2। धारणीय कृषि का अर्थ क्या है? आत्मनिर्भरता, किसी व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात अथवा आयात पर कर सकना, भूमि का इस प्रकार प्रयोग करना कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, कृषि प्रयोग हेतु अब प्रयुक्त भूमि को प्रयोग में लाने में, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर 5वां ऑप्शन आप ऐड कर लीजिएगा, ये यहाँ पर आपका दे रखा है कि इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में आपसे मैं फिर से बोलते रहा हूँ, क्या बोल रहा है? देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि धारणीय विकास का अर्थ क्या है। तो ध्यान रखना है क्या अर्थ है। देखो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बनेगा 3। क्या है? भूमि का इस प्रकार प्रयोग करना कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, उसकी जो प्रॉपर्टी है, सोल एनर्जी है, उसकी फर्टिलिटी है, वो आपकी क्या रहे? बनी रहे। फर्टिलिटी का हमें ध्यान रखना है, फर्टिलिटी आपकी कंटिन्यूस रहे, बनी रहे, अच्छी रहे। ऐसी कृषि को हम धारणीय कृषि कहते हैं। वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, संपुष्णीय विकास, मानव विकास, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए स्टेटमेंट को दोबारा से आप पढ़ लीजिएगा, पहले आंसर मैं दे देता हूँ। उसे हम संपूर्णीय विकास कहते हैं। मतलब क्या हुआ इस बात का? देखो वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना, मतलब कह सकते हैं कि हमें अपने परित्याग नहीं करने हैं, जबकि हमें भी अपनी चीज़ों को, ज़रूरतों को पूरा करना है। क्या करना है? ज़रूरतों को पूरा करना है। लेकिन किस प्रकार से पूरा करना है? कि बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत, जबकि हमें जो न्यू जनरेशन आपकी आएगी उसकी बचत का भी ध्यान रखना है। न्यू जनरेशन के लिए जो एनर्जी सोर्सेज हैं उनको भी हमें सेव करके चलना है। इस प्रकार की जो अवधारणा होती है वो किससे संबंध होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, संपूर्णीय विकास से। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल एजेंसी है? कुल मिला के यहाँ पे जो सबसे पूछा गया है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। क्या बोलता है कि भारत में सतत विकास के जो लक्ष्य होते हैं, लक्षण नहीं है यहाँ पे, जो शब्द आपका दे रखा है वो लक्ष्य दे रखा है, गोल दे रखा है। उनके लिए एक नोडल एजेंसी क्या है, ये क्वेश्चन आपसे बोला गया है। तो देखिए ध्यान रखना है, योजना आयोग, नीति आयोग, वित्त आयोग, निवेश आयोग, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, नीति आयोग। नीति आयोग एक इसकी नोडल एजेंसी मानी जाती है SDG को भारत में प्राप्त करने की या रिपोर्ट वगैरह प्रस्तुत करने की। ध्यान रखिएगा जब भी आपसे आता है कि SDG की रिपोर्ट प्रकाशित कौन करता है, तो SDG की रिपोर्ट भी आपकी नीति आयोग के द्वारा प्रकाशित की जाती है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब जब हम बात कर रहे हैं नीति आयोग की, तो इसकी स्थापना कब की गई है? तो इसकी स्थापना की गई है आपकी 1 जनवरी 2015 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई है। इसका हेड कौन होता है? तो ध्यान रखना है जो भी वर्तमान में प्रेजेंट में आपका प्रधानमंत्री होता है वही इसके हेड होते हैं। अभी कौन है? तो अभी आपके हैं मोदी जी। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 2। पहले पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? वाशिंगटन, रियो डी जेनेरियो, जिनेवा, ब्यूनस आयर्स, या इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले पृथ्वी शिखर सम्मेलन का जो आयोजन हुआ है
वो हुआ है आपका रियो डी जेनेरियो में। अब ये जो रियो डी जेनेरियो है वो कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखना है ये आपका एक ब्राज़ील का बड़ा शहर है। यहाँ पर इसका आयोजन कब किया गया था, तो 1992 ईस्वी में इसका आयोजन किया गया था। इसका संबंध है आपके इन्वायरमेंट से। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है, बेंगलोर, नागपुर, हैदराबाद, नई दिल्ली या फिर इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जब यूपी टेट का अगर आपने कभी एग्जाम दिया है तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया। जहाँ भी आपके पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन आते हैं आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, जिसे हम एक और शब्द के नाम से जानते हैं नीरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, NEERI भी इसे बोला जाता है। नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहा जाता है। ये कहाँ स्थित है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। सर ये आपका नागपुर में आपका स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। अब हम बात करते हैं कि नागपुर कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखना है ये आपका महाराष्ट्र में आपका स्थित है। अब महाराष्ट्र में तो सर ये हो गया, लेकिन ये किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, उस मंत्रालय का नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत ये आपका कार्य करता है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। NEAA का अभिप्राय क्या है, नेशनल इंक्वायरी एक्ट, नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी, नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी, नेशनल एनवायरनमेंट एप्लीकेबल अथॉरिटी, नेशनल इवेंट एसोसिएशन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन और ऐड कर लीजिए यहाँ पर, या फिर कह सकते हैं कि कैंसिल कर देता हूँ मैं इस चीज़ को। कुछ चीज़ें इसमें हो गई, ये वाला जो ऑप्शन है वो मेंशन नहीं है अब, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया है ये कि NEAA का पूर्ण रूप क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा ये है आपका नेशनल एनवायरनमेंट एप्लीकेबल अथॉरिटी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4 सही आंसर होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय आपका कहाँ पर स्थित है, जेनेवा, सिडनी, रोम, टोक्यो, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका दे रखा है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय आपसे पूछा गया कहाँ पर ये स्थित है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ये सर जेनेवा में स्थित है। अब जेनेवा कहाँ पर स्थित है ये भी लर्न करना है। तो ये आपका यूरोप में कंट्री है स्विट्ज़रलैंड, वहाँ पर ये आपका स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1। UNEP का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जेनेवा, नैरोबी, काठमांडू, नई दिल्ली या फिर इनमें से कोई नहीं। इससे संबंधित आपको क्वेश्चन आता ही आता है, चीज़ों को ध्यान से पूर्ण रूप से पढ़ना है हमें। UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है, पहले वो देख लेते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इसका नैरोबी में स्थित है। अब एक एक करके इसके बारे में रीड करते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका आना ही आना है। पहले हम देखते हैं इसकी फुल फॉर्म। तो U फॉर होता है आपका यूनाइटेड, N फॉर होता है आपका नेशन, E फॉर हो जाएगा आपका एनवायरनमेंट, और P फॉर है आपका प्रोग्राम। देखिए इसको भी आपको लर्न करना ही करना है, ध्यान रखिएगा, पूछ ली जाती है। अब बात करते हैं इसकी स्थापना की, कि सर इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1972 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। हेडक्वार्टर ऑलरेडी इसमें पूछा गया था नैरोबी में है, और ये आपका जिम्बाब्वे में है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर 2 नैरोबी। EPA का पूर्ण रूप क्या है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एजेंसी, इन्वायरमेंटल प्रोविजन एजेंसी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए इम्पोर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है कि EPA का पूर्ण रूप आपका क्या है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3
एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी इसकी फुल फॉर्म होती है, ध्यान रखना है। ये कहाँ पर है तो ध्यान रखिएगा, ये आपकी एक USA की आपकी एक एजेंसी है जो काम करती है किसके लिए, एनवायरनमेंट के लिए। सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, एम्स्टर्डम, ओटावा, कैनबरा, नागासाकी या फिर इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम में आपका स्थित है। अब ये जो एम्स्टर्डम है वो कहाँ पर स्थित है तो ध्यान रखिएगा, यूरोप में कंट्री है नीदरलैंड। नीदरलैंड का एक आपका शहर है एम्स्टर्डम, जहाँ पर इसका मुख्यालय आपका स्थित है। सही आंसर क्या होगा इस प्रकार, ऑप्शन नंबर 1। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था, 2008, 2009, 2010 या 2011, इनमें से कोई नहीं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात की जा रही है जिसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा कब की गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सर 2010 में इसकी स्थापना की गई है। देखिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को आप ऑलरेडी जानते हैं, इसे हम NGT कहते हैं। क्या कहते हैं, NGT के नाम से आप जानते हैं। जिसकी स्थापना कब की गई थी तो वो भी आपको याद रखना है, 2010 में की गई थी, लेकिन एग्जैक्ट अगर डेट आती है तो 10 अक्टूबर को की गई है। ये चीज़ आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर है यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 3। NGT का पूर्ण रूप क्या होता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल जनरल ट्राइब, न्यू जनरेशन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्राइब या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा गया कि NGT का पूर्ण रूप। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर होगा 1, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसकी फुल फॉर्म होती है, जिसकी स्थापना की गई थी भारत सरकार के द्वारा 10 अक्टूबर 2010 में इसकी स्थापना की गई थी भारत सरकार के द्वारा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इको मार्ग उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध एवं मिलावट रहित हों, प्रोटीन संबद्ध हों, पर्यावरण के मित्रपूर्ण हों, आर्थिक दृष्टि से व्यवहारित हों, इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इको मार्ग का, ध्यान रखिएगा। इको मार्ग का एक साइन होता है, वो उन उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रपूर्ण होते हैं, पर्यावरण से संबंधित उनमें कोई भी इफेक्ट आपका नहीं होता है, उनको हम इको मार्ग साइन दिया जाता है। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3। वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिसे विश्व के पर्यावरण आंदोलन को गति मिली थी, उसके लेखक आपके कौन हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पुस्तक का नाम है, डायरेक्टली लर्न कर लेना है, साइलेंट स्प्रिंग। इसके पूछे हैं लेखक कौन है, तो सही आंसर होगा आपके रसेल कार्सन, इसके सही आंसर होगा। इसके क्या है, राइटर है। इन्होंने ये पुस्तक कब लिखी थी, प्रकाशित कब हुई थी, तो ध्यान रखना है 1962 ईस्वी में ये पुस्तक आपकी इनकी प्रकाशित हुई है। जो किससे संबंधित है, ये संबंधित है आपके एनवायरनमेंट से। तो सही आंसर है इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका होगा 3। नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण हानिकारक है, संतुलन विकास के लिए, पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, उपरोक्त सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि जो नगरीकरण है और इंडस्ट्रियल है, हानिकारक किसके लिए है। सही आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। संतुलन विकास के लिए बिल्कुल ठीक, पर्यावरण असंतुलन के लिए और जैव विविधता संरक्षण के लिए, तीनों के लिए क्या है, ये हानिकारक है। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक कौन है, M. निकोलसन, R. H. व्हिटेकर, M. G. वेडिसो, W. M. एडम्स या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डायरेक्टली आपसे पूछा गया कि यहाँ पे जो आपका ग्रीन विकास है, ग्रीन डेवलपमेंट है, हरित विकास के लेखक कौन है आपके,
तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, M.W. एडम्स इसके आपके राइटर हैं। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कौन है? मंसनाबू, फुकुओका, M.S. रंधावा, M.S. स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बड़ा इजी आंसर हो गया है इसका कि आपके जो प्राकृतिक अन्वेषक कौन है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मासानोबू फुकुओका। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? इम्पोर्टेंट है, कई बार आ चुका है इनसे क्वेश्चन। नेचुरल एग्रीकल्चर के लिए ये जाने जाते हैं। ये आपके जापान के व्यक्ति हैं। कहाँ के हैं? जापानी एक किसान और दार्शनिक है। इनको आपको लर्न करना ही करना है, ध्यान रखिएगा। और अदर जो ऑप्शन अगर आप देखते हैं तो देखिए कौन कौन से M.S. रंधावा हैं जिन्होंने कृषि विज्ञान के लिए या कृषि के लिए एक बुक लिखी है। M.S. स्वामीनाथन इंडियन एग्रीकल्चर का जनक कहा जाता है इन्हें, इंडियन एग्रीकल्चर के फादर कहे जाते हैं। ये चीज़ आपको लर्न करनी है। वहीं वर्ल्ड एग्रीकल्चर के फादर कहा जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग। इन्हें भी आपको लर्न करना है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने बनाया था? ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन, इजिप्ट या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिए, देखिए पर्यावरण संरक्षण के पर्पज से ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया ने इसे प्रारंभ किया था। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ग्रीन वॉश इंगित करता है झूम कृषि को, प्रोन्नति को, नदी जल और शुद्धिकरण को, हरियाली हटाना, पर्यावरण संरक्षण और झूठा वादा करना या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ग्रीन वॉश एक शब्द होता है जो इंगित करता है पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना के। अब ये जो शब्द है वो कंपनियों के लिए प्रयोग होता है मोस्टली। कि देखिए जो कंपनी होती हैं वो ग्रीन वॉश शब्द का यूज़ करती हैं। क्या कहती हैं? कि हम किसी भी एनवायरनमेंट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे अपने प्रोडक्शन के अंतर्गत। क्या है? कोई भी क्षति या लॉस नहीं पहुंचाएंगे प्रोडक्शन के अंतर्गत। ऐसा इनको आपका झूठा वादा किया जाता है, उसी को कहते हैं हम ग्रीन वॉश। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 21 जून, 5 जून, 23 सितंबर, 25 अप्रैल या इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को हम सेलिब्रेट करते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5, प्रत्येक 5 जून को। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। विश्व पर्यावरण दिवस आपका सेलिब्रेट किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा। इस प्रकार आज हमारे 59 क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया जो पर्यावरण से आपके संबंधित हैं। आज यहाँ पर हमारी क्लास समाप्त होती है। चलते चलते अगर देखिए आपको कोई भी इकोलॉजी में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा इससे पहले हमारे जो चैनल पर आपकी एनवायरनमेंट प्लस आपकी जो एक और टॉपिक है इसके अंतर्गत जिसका नाम है SDG, ध्यान रखिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। क्या है आपका? सतत विकास से संबंधित कंसेप्चुअल ऑलरेडी वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ लेखपाल से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं आपके, उनसे संबंधित वीडियो जैसे आपके ग्रामीण विकास है, ग्रामीण विकास से संबंधित आपका ऑलरेडी चैनल पर वीडियो ऑलरेडी उपलब्ध है, जिसमें आपके 5 वीडियो मैं ऑलरेडी चैनल पर डाल चुका हूं, जिसमें आपके ग्राम पंचायत हो चाहे वो आपकी शहरीकरण हो, जिससे हमने इसको जो नाम से डाला है वो स्थानीय सुशासन से डाला है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, तो आप उन्हें भी वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन को भी आपको प्राप्त हो जाए। इसका कोई भी पैसा आपसे नहीं लग रहा है। अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें ईजिली सजेशन अपना दे सकते हैं, और सजेशन के लिए ही हमने अपना कमेंट बॉक्स ऑलरेडी ओपन कर रखा है, जिससे कि आपके हम कमेंट को पढ़ सकें। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।